हेलो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है वर्क डन के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा। वर्क डन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से वर्क इज डन। एनर्जी क्या था कि जितना वर्क डन हम करते हैं उतनी एनर्जी वो स्टोर करता है। इट मीन्स अपने पास जितना वर्क डन किया उतनी एनर्जी उसने स्टोर की, यानी कि अपने वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। जितना वर्क डन उतनी एनर्जी हमने स्पेंड की। चलिए अब बात आती है पावर की। देखो बच्चों, ये दो वर्ड है, एक एनर्जी आती है, एक पावर आती है। हम इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो एनर्जी तो क्या है कि जनरली मेजर करता है टोटल वर्क डन कितना हुआ। एनर्जी क्या मेजर करती है? टोटल वर्क डन कितना है। और पावर मेजर करेगी अपने जो वर्क डन किया वो किस रेट से किया है, किस स्पीड से वर्क डन किया है। तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम जो काम कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं। मीन्स मैं आपको कहूँ कि दो अपने पास अलग अलग पर्सन है, एक काम को 1 घंटे में करता है, दूसरा एक काम को 2 घंटे में करता है। सेम काम है दोनों के पास, तो दोनों का जो रेट है, मैं कहूँगा जो काम करने का रेट है वो अलग अलग है। टाइम 1 घंटे के लिए कर रहा है, 2 घंटे के लिए कर रहा है। तो दोनों की मैं कहता हूँ एनर्जी तो है, काम तो पूरा कर रहे हैं, बट दोनों का जो पावर है वो अलग अलग है। जो कम टाइम में कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, विच इज़ हायर पावर, और जो ज़्यादा टाइम में कर रहा है उसके पास क्या बच्चों? कम पावर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और हम ये भी कह सकते हैं जो रेट, जिस रेट से वो काम कर रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं? पावर। द रेट एट विच रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो कॉल्ड पावर। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास पावर। अभी पावर डिपेंड किस पे करती है? अभी आपको बताया तो वर्क काम कितना है, सेकंड टाइम कितना है। दो चीजों पर डिपेंड करेगी देखो बच्चों, वर्क पे और टाइम पे, पर यूनिट टाइम पे, यानी वर्क डन और टाइम। तो जो पावर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया, एंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी। एक तो सेम काम अलग अलग टाइम में करेंगे या सेम टाइम में अलग अलग काम करेंगे, तो डिपेंड करता है वो पावर इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क ऑन टाइम। वर्क क्या होता है अपने पास? वर्क ऑन टाइम टी। पावर को डिनोट करते हैं, जब ये हम पी से डिनोट करते हैं पावर को, पी इक्वल्स टू वर्क ऑन टाइम टी। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात आती है हम इसको मेजर किस में करें, इसको मेजर किस में करें, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट क्या होगी। देखो बच्चों, यहाँ से पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन की क्या होती है? जूल। जूल टाइम की क्या सेकंड, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। और इसकी एक और यूनिट होती है बच्चों जिसको बोलते हैं वोट। क्या बोलते हैं इसको? वोट। और कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, वोट। जेम्स वोट साइंटिस्ट, उसके नाम पे हमने इसको पावर को यूनिट दी गई, उसके नाम पे वोट। ठीक है, अब पूछा आपसे, मान ले पूछ ले कि 1 वोट क्या होता है? व्हाट इज 1 वोट? क्या होगा 1 वोट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से देखिए पावर इक्वल्स टू जूल अपॉन अपने पास सेकंड, तो मैं लिख दूं 1 वोट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो क्या कहेंगे कि 1 वोट एनर्जी कब होगी? इफ द बॉडी हैज ए कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू डू द वर्क 1 जूल पर सेकेंड, देन द पावर इज कॉल्ड 1 वोट। ठीक है बच्चों, तो 1 वोट को हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोट को? कैसे डिफाइन किया गया? द वर्क डन, या मैं कहूँ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग 1 जूल वर्क पर सेकेंड, then the power of the body is 1 volt. Definition पूछे आपसे 1 volt की, then we can say the capability of a body of doing 1 joule work per second, then power will be 1 volt. But ये जो 1 volt है बेटे, ये बहुत बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? हायर यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि किलोवोल्ट। किलोवोल्ट
कि किलो वोल्ट जो बच्चे को इक्वल होता है 1000 वोल्ट के बराबर। किलो वोल्ट इक्वल टू 1000 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट है वो इक्वल होता है 1000 किलो वोल्ट। और अगर मैं लिखूँ इसको जूल सेकंड में तो मैं 1 लिख सकता हूँ 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। 1000 जूल काम अगर 1 सेकेंड के लिए करें तो अपने पास जो पावर होगी वो कितने बचे 1 किलोवाट। अगर कोई भी बॉडी 1000 जूल का वर्क डन पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1000 जूल का वर्क डन कर रही है तो उसकी जो पावर होगी वो होगी 1 किलोवाट। चलिए अब पावर देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब मूव करते हैं तो कितनी पावर होगी, जब किसी को लिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होगी, या किसी को हम उसके कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब उसकी पावर कितनी होगी। चलिए 3 अलग अलग केसेस लेते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं पावर टू मूव ए बॉडी। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एम है ए पॉइंट पे, मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ एस और उसमें टाइम लगा मेरे को टी। मैं एक ऑब्जेक्ट एम को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके गया टी टाइम में और कितना डिस्प्लेस किया एस। तो हम पूछे अब इसकी पावर कितनी है, कितनी पावर लगी, पावर टू मूव ए बॉडी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बच्चे मेरे पास वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन क्या होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से डायरेक्ट अपने पास आ गया कि किसी बॉडी को डायरेक्ट अगर मोशन में मूव करते हैं तो उस पे जो पावर लगेगी वो F इनटू S डिवाइड बाय T। अब जरूरी नहीं कि हर बार मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, हो सकता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फोर्स ऐसे इंक्लाइन वे में फोर्स लगाई गई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये फोर्स लगाने से बॉडी इस तरफ चली गई हो। बॉडी तो जिस पे रखी है बॉडी को आगे की तरफ मूव करेगी, बॉडी इस तरफ मूव नहीं कर सकती ना भाई, ग्राउंड के अंदर तो जा नहीं सकती। तो हमने फोर्स इस कोने पे लगाई लेकिन बॉडी तो फिर भी मोशन उसने किया अपनी स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो उसमें भी मानते हैं मान लो अपनी बॉडी ये एस डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में पहुंच गई यहाँ पे। लेकिन अब जो फोर्स मेरे लगी क्या पूरी फोर्स काम कर रही उधर, नहीं पूरी फोर्स उधर काम नहीं करेगी। फोर्स का जो इधर से जो डायरेक्शन है सामने वाली फोर्स जो लगी जो पुश कर रहे हैं सिर्फ वही फोर्स का पार्ट काम कर रहा है। और मैं मान लेता हूं इसने जो फोर्स मैंने लगाई वो थीटा एंगल से लगाई, ठीक है। तो यहां से जो अपने पास पावर बनेगी बच्चों वो बनेगी वर्क डन अपॉन टाइम ही रहेगा, बट वर्क डन में मैं फोर्स ये तो पूरी ले नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय टाइम t। ये होगा बच्चे अपने पास किसकी वैल्यू, वर्क पावर की वैल्यू। क्यों हुआ, क्योंकि पावर फोर्स का पूरा कंपोनेंट इसको इधर ले जाने में यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, थोड़ा ये नीचे प्रेस कर रहा है, थोड़ा आगे लेके जा रहा है, तो मुझे तो सिर्फ जो आगे लेके जा रहा है उसी कंपोनेंट को यूज करना है, तो हम यहाँ पे साथ में यूज कर लिया cos थीटा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, पावर टू लिफ्ट अप ए बॉडी। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एम ए पॉइंट पे रखा हुआ है, मान लीजिए ग्राउंड पे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको एच हाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ बी पॉइंट पे और टाइम लगा मुझे टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ वर्क डन करता हूँ तो कितना वर्क डन होगा उसमें, अब बताओ इसके अंदर क्या होगा। अब ऊपर की तरफ इसको फोर्स कितनी लगेगी बच्चे, जो पोटेंशियल एनर्जी में हमने निकाला था याद करो, फोर्स कितनी लग रही है mg और ऊपर कितनी हाइट पे लेके जा रहा हूं t, तो ये क्या बन गया mgh अपॉन t। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं पावर टू लिफ्ट अप ए बॉडी, तो जो पावर होगी बच्चे वो होगी mgh अपॉन t। mg उसका वेट है, कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं s हाइट पे डिवाइड बाय टाइम, किस रेट से लेकर कितना टाइम अपने को वहां पे लग रहा है। चलिए एक को लेते हैं पावर टू ए बॉडी मूविंग थ्रू ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसके ऊपर पावर अपने पास कितनी बनेगी, पावर टू मूव ए बॉडी, पावर टू ए बॉडी मूविंग थ्रू ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पावर का फार्मूला क्या था, F इक्वल्स F S वर्क डन अपॉन टाइम। मैं यहां से F S डिवाइड बाय टाइम को अलग कर दूं, ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स रहेगी, तो ये क्या बनेगा F इनटू v, F इनटू v। तो अगर कोई
पावर के बारे में, तो किसी ऑब्जेक्ट की पावर क्या क्या रहेगी, उसको मूव करने में स्ट्रेट लाइन में, लिफ्ट अप करने में, या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब उसकी पावर की बात की। अब अपने पास जो एनर्जी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एनर्जी और पावर में कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअल में एनर्जी मेजर करती है टोटल काम कितना किया, और पावर मेजर करती है किस रेट से काम किया। चलिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। एक मैन होता है और एक उसका बेटा, ए पर्सन एंड उसका बेटा, दो रहते हैं। जो मैन है वो 24 आवर्स काम करता है, मान लेते हैं पूरे दिन में काम करता है वो, या फिर हम बोलते हैं कि वो जो टोटल वर्क डन करता है पूरे दिन काम करेगा, और कोई भी जो वर्क डन करता है उसकी मैं मानते हैं कुछ क्वांटिटी बनाता है, वो 20 क्वांटिटी बनाता है पूरा दिन काम करके, पूरा दिन काम करेगा और 24 आवर्स उसने काम किया। मैं बोलूँ कि हाँ 24 आवर्स काम किया और उसने क्वांटिटी बनाई बच्चों 20 क्वांटिटी उसने बनाई, कुछ भी प्रोडक्शन की। और उसका जो बेटा है वो काफ़ी क्विक है, फास्ट है, वो काम करता है दिन में सिर्फ 4 घंटे और वो 16 क्वांटिटी बनाता है। कुछ भी मटेरियल है जो उसको बनाता है 16 क्वांटिटी बनाता है। भाई उसका पापा बनाता है 20 क्वांटिटी 24 आवर्स में, और उसका बेटा 16 क्वांटिटी बनाता है 4 आवर्स के अंदर। बस उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता उसका बेटा, उसकी लिमिट है, लेकिन वो इतना क्विक है कि 4 घंटे में 16 क्वांटिटी बना देता है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ध्यान से देखकर बच्चे कि देखो उसका पापा 24 आवर्स तक काम करता है, पूरे दिन काम करता है, दिन रात पूरा काम करता है, 20 क्वांटिटी बनाता है, और वो बेटा सिर्फ 4 आवर्स के लिए काम कर पाता है। तो इन दोनों में से एनर्जी लेवल किसके पास ज़्यादा है? उसके पापा के पास एनर्जी लेवल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो 24 आवर्स तक काम कर रहा है। अमाउंट तो अपने पास क्या है, कितनी टाइम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक काम कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। अब बात आती है पावर की। उसके पापा ने 24 आवर्स में 20 क्वांटिटी बनाई और उसने ओनली 4 आवर्स में 16 क्वांटिटी बनाई। तो जो पावर है वो उसके बेटे की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फादर। तो इसमें देखो दोनों चीज़ें आ गई, तो पावर और एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना। तो सेम यहाँ पे चलिए, जो अपनी पावर है बच्चे, जो अपने पास पावर है वो बता दिया अपने वोट होता है, या मैं बोल दूँ जूल पर सेकेंड होता है, अपने पास पावर है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम किस में लेते हैं? जूल में। एनर्जी क्या लेते हैं? जूल में। ठीक है, अब वो अपने पास है पावर क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या होगी बच्चे? वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। एक्चुअली में वर्क डन होता क्या है बच्चों? जो काम किया वो क्या है? एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। लीजिए अपने पास एक फॉर्मूला बना है, अगर आपको पावर पता है तो टाइम पता तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, अपने पास एनर्जी आएगी। सेम कि अगर हम एक कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट यानी जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी कमर्शियल यूनिट थोड़ी लार्जर यूनिट यूज करते हैं, वो यूनिट को बोलते हैं किलोवाट आवर्स, kWh। अब हमें पता है किलोवाट क्या होता है बच्चे? 100 जूल पर सेकेंड। अगर कोई भी मशीन 100 जूल पर सेकेंड से काम कर रही है और वो लगातार 1 आवर के लिए काम करे, किलोवाट आवर्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? कोई भी मैं कहूँ मशीन वर्क्स 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। अगर वो 100 जूल पर सेकेंड के अपने पास काम कर रही है और कितने देर के लिए काम करे? अगर 1 आवर के लिए काम करे तो जो उसकी यूनिट होगी बच्चे, अगर वो 1 आवर के लिए काम करेगी तो उसके अंदर जो यूनिट बनी वो क्या बन जाएगी बच्चे? 1 kWh। इसके इक्वल हो गया 1 किलोवाट आवर्स के बराबर, 1 किलोवाट आवर्स के बराबर हो गया अपने पास। चलिए अब अपने से कोई पूछे कि 1 किलोवाट आवर्स में जूल कितने होंगे? हाउ मच जूल्स इन 1 किलोवाट आवर्स? अब देखिए आपने बताया कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वोट होते हैं और 1 किलोवाट के अंदर अपने पास में लिखो 1000 जूल पर सेकेंड। तो मैं अपने पास क्या वोट और अगर सेकेंड को मल्टीप्लाई करके वोट सेकेंड को तो एनर्जी आएगी। एनर्जी क्या होती है बच्चों? जूल। तो 1 किलोवाट और उसमें मैं लिखता हूँ 1000 वोट इनटू
सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा बच्चे, 1 आर में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। ये वोट सेकंड, तो ये दोनों कितने मिलके क्या बनेंगे बच्चे मेरे पास, एनर्जी जूल के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 10⁵ जूल। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर के अंदर 36 × 10⁵ जूल्स होते हैं। तो ये था बच्चों अपने पास पावर का टॉपिक, जो अपने पास आता है एनर्जी के बाद में, कि हमें एनर्जी किस रेट से हम स्पेंड कर रहे हैं, एनर्जी किस रेट से स्पेंड करना मतलब वर्क डन कर रहे हैं किस रेट से कर रहे हैं, उसी को पावर कहते हैं।